Yes, can I proceed? तो there was some disturbance. We are back with SEBI LODR regulations. एक इंट्रो क्लास आपने देखा होगा और कुछ मिनट बाद अब हम लोग यहां से कैरी फॉरवर्ड आगे जा रहे हैं. ओके, तो SEBI LODR regulations हम लोग बेयर एक्ट पोर्शन को भी यूज कर रहे हैं. रेगुलेशन 7 को देख रहे हैं. सबसे पहले बोला जा रहा है द लिस्टेड एंटिटी विल अपॉइंट अ शेयर ट्रांसफर एजेंट. एज यू सी ऑन द स्क्रीन, the listed entity will appoint a share transfer agent जो basically share transfer facility को in-house manage करेंगे. Provided that in the case of in-house share transfer facility, as and when the total number of security holders of the listed entity exceeds 1 lakh, the listed entity shall either registered with SEBI as category 2 share transfer agent or appoint registrar to issue registered with SEBI. यानी यहां पर हमें क्या पता चला कि इन हाउस फैसिलिटी हमें कब देना पड़ता है? व्हेन द टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज एक्सीड्स 1 लाख सिक्योरिटीज. अगर आपके टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज 1 लाख से ज्यादा हो रहे हैं तो ये इन हाउस फैसिलिटी हमें अपने यहां पर बंदोबस्त करवाना पड़ता है. एंड उस लिस्टेड एंटिटी को अपने आप को फिर रजिस्टर करवाना पड़ेगा विद सेबी एज अ कैटेगरी 2 शेयर ट्रांसफर एजेंट. अलग अलग कैटेगरीज होते हैं. और अपॉइंट रजिस्ट्रार टू इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट. या तो आप इन हाउस अपने आप एक शेयर ट्रांसफर एजेंट फैसिलिटी आप प्रोवाइड करिए या आप रजिस्ट्रार टू इशू रजिस्टर्ड विद सेबी को अपॉइंट कर सकते हैं. लिस्टेड एंटिटी की नेक्स्ट ड्यूटी, it will ensure that all activities in relation to share transfer agent facility are maintained either in house or by registrar to issue registered with the board. यानी कि दोनों ऑप्शन हैं. आप रजिस्ट्रार टू इशू जो सेबी रजिस्टर्ड हैं उनको भी अपॉइंट कर सकते हैं और आप शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी इन हाउस भी मेंटेन कर सकते हैं. ओके, द लिस्टेड एंटिटी को अब दो चीजें हैं यहां पर, कुछ चेंजेस आया है. पहले एक चीज होता था कि हर हाफ ईयरली कुछ चीजें स्टॉक एक्सचेंज के पास जाती थी शेयर ट्रांसफर से रिलेटेड. अब लैंग्वेज 2021 को ही चेंज हो गया था. एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट सबमिट होता है. एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट स्टॉक एक्सचेंज को जाता है जो कंपनी का कंप्लायंस ऑफिसर साइन करेगा एंड ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर ट्रांसफर एजेंट साइन करेगा. और ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट विद इन 30 days from the end of financial year जाएगा, certifying compliance with the requirements of sub regulation 2. So what was sub regulation 2? कि हमारे यहां all activities of share transfer हमारे यहां properly maintain हो रहा है, either in house है या registrar to issue maintain कर रहा है. The listed entity will submit a compliance certificate to the stock exchange. Okay, और कितने टाइम के अंदर है? Within 30 days from the एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. 30 दिन कहां से काउंट हो रहा है? ये जो लिस्टेड एंटिटी शेयर ट्रांसफर फैसिलिटीज से रिलेटेड एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट जमा देगा. दिस इज विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. यानी हाफ ईयरली कंप्लायंस नहीं है ये, अब ये एनुअल कंप्लायंस है. सर ये पहले क्या हाफ ईयरली होता था? यस. जब आप कभी इंस्टीट्यूट के मैथ्स से नोट्स देखे हो अगर कभी, तो वहां पर यही हाफ ईयरली के अंदर भी आ जाता था पहले ये चीज. अब ये नहीं है. अर्लियर इट वाज कमिंग अंडर हाफ ईयरली, बट नाउ ईयरली कंप्लायंसेस के अंदर है ये, दैट विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. ये आपको मैं सिक्योरिटीज लॉज मैट का एक झलक दिखला रहा हूं, ICSI मैट का. तो नाउ इट इज विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कि लिस्टेड एंटिटी को एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट जमा देना पड़ता है दैट ऑल एक्टिविटीज ऑफ शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी have been maintained either in-house or it has been maintained by your share registrar to issue. तो ये हाफ ईयरली वाला चीज चेंज कर लेना. अगर कोई के बुक में वो हाफ ईयरली चार्ट के अंदर आता था, नाउ इट हैज टू बी अंडर द एनुअल चार्ट. और इस तरह और भी यहां कुछ सिंपल बातें थी जो मुझे परीक्षा के एंगल से मुझे यहां पर दरकार नहीं है. ओके, तो रेगुलेशन 7 में मुझे यही जानना था कि हम इन हाउस शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी प्रोवाइड कब करते हैं? जब नंबर ऑफ सिक्योरिटीज ग्रेटर देन 1 लाख नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हो. और आई कैन ऑल्सो अपॉइंट रजिस्ट्रार टू इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट रजिस्टर्ड विद सेबी. और ये एक्टिविटीज के बारे में कंप्लायंस सर्टिफिकेट एनुअली जाएगा अब
within 30 days from the end of the financial year. Is it okay? Very good. Now इसमें बहुत सारी चीजें और थी, मैं पहले सारे जहां जहां चेंजेस आए हैं या मुझे लगता है कि ये चीजें मिस नहीं होनी चाहिए, आई एम बेसिकली फोकसिंग ऑन दोज पोर्शंस नाउ. ओके, आफ्टर दैट यहां पर आप देखो एक रेगुलेशन 17, देखिए रेगुलेशन 16 एक बार देखिए, इनसे भी एलओडीआर रेगुलेशंस जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है और जो आपने पहले भी क्लास में किया होगा. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेफिनेशन मैंने अपने वीडियो में पहले भी समझा रखा था, दैट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो आपने कंपनी लॉ में भी किया था पहले. तो वो डेफिनेशंस हम लोग कर चुके थे और ये 16 से लेकर बेसिकली 27 तक बहुत सारी चीज, वुमेन डायरेक्टर कहां है, कौन कहां है, लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव डन. यहां पर एक चेंज आया है विच इज अ वेरी गुड चेंज. आई विल जस्ट शो इट टू यू. रेगुलेशन नंबर 27 मोस्ट प्रोबेबली, एक बार चेक कर लेते हैं. ये जो कंप्लायंस सर्टिफिकेट जो होता है, प्लीज ऑल ऑफ यू लुक हियर. रेगुलेशन 27, ये मैंने पहले भी एक अमेंडमेंट रिकॉर्ड किया था और अभी फिर से कर रहा हूं. रेगुलेशन 27 में लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है? द लिस्टेड कंपनी विल सबमिट अ क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट जाती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर within 21 days from the end of each quarter. Earlier it was within 15 days from the end of each quarter. So what is this? अभी तो आपने थोड़ी देर पहले कंप्लायंस सर्टिफिकेट पढ़ाया था शेयर ट्रांसफर का, वो था कंप्लायंस सर्टिफिकेट उस काम का. और ये जो कंप्लायंस रिपोर्ट है ये बेसिकली रेगुलेशन नंबर 17 to 27 का कंप्लायंस के बारे में यहां पर 16 से 26 या 17 से 27 वाले जो रेगुलेशंस हैं इनके कंप्लायंस के ऊपर वहां कुछ जाता है. एंड इट इज विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. सर ये कहां दिख सकेगा, मुझे नजर डालिए. ये जो ईयरली कंप्लायंस है, क्वार्टरली कंप्लायंस है, क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट का जो चार्ट आपने कभी अगर पहले ट्यूशन लिया हो तो आपके सिक्योरिटीज लॉज मैट में, और ये सेम चीजें हम लोग फंडिंग में और गवर्नेंस में, फाइनेंस में भी इस चार्ट को यूज करते हैं. बहुत अच्छा दिया हुआ था यहां पर इंटर वाले चार्ट में. विद इन 21 डेज फ्रॉम ईच क्वार्टर, यह पहले 15 डेज फ्रॉम ईच क्वार्टर होता था, नाउ इट इज 21 डेज फ्रॉम ईच क्वार्टर. इज इट ओके एवरीवन? यस सर. तो आइए वापस हम इसी जोन में आ जाएं. ये हम लोग को दिखा. नौ 17 से 27 के अंदर छोटे छोटे चेंजेस और भी आए हैं, एक एक करके हम लोग अभी देख लेते हैं. सबसे पहले तो अभी चेंजेस आप अपने इंस्टीट्यूट मैट में भी कर रहे हो, मैं दोनों पीडीएफ्स आपको दे दूंगा, टेंशन में मत आइएगा. नाउ अनदर थिंग, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, ये मैंने पहले 2-3 महीना पहले भी कमेंटमेंट रिकॉर्ड किया था, यहां से फिर दिखला रहा हूं आपको. रिस्क मैनेजमेंट कमिटी में मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए, मेजॉरिटी डायरेक्टर्स हों, यानी सारे मेंबर्स रिस्क मैनेजमेंट कमिटी के डायरेक्टर्स हों, ये जरूरी नहीं है. मिनिमम 3 मेंबर्स हों एंड मेजॉरिटी डायरेक्टर्स हों, इंक्लूडिंग 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. एक डायरेक्टर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, ये नया ऐड हुआ था मई 2021 में. 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है. ओके और अगर कोई लिस्टेड एंटिटी है जिसमें सुपीरियर राइट वाले इक्विटी शेयर्स इशूड हैं, जो हम लोग आईसीडीआर में भी पढ़ते हैं, अगर एसआर वाले इक्विटी शेयर्स यहां पर इन्वॉल्व हैं, देन एटलीस्ट 2/3 मस्ट कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. कभी कभी 2/3 आईडी होगा या कभी कभी मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. पर अगर आईडीज आपको 2/3 कब रखने पड़ते हैं? अगर लिस्टेड एंटिटी ने सुपीरियर राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स पहले कभी इशू कर रखे थे और अब उनके यहां रिस्क मैनेजमेंट कमिटी बन रहा है, तो यह बात सही है कि मिनिमम 3 मेंबर्स हो. और यहां पर ऐसे जगह पे फिर 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए. रिस्क मैनेजमेंट कमिटी में एक और अमेंडमेंट आया था 2021 में, दैट ट्वाइस वो साल में मिलेंगे, क्योंकि आपके पुराने नोट्स में अगर आपने ट्यूशन बहुत आगे ले रखता है या इंस्टीट्यूट भी अपने कई पुराने बुक में अभी भी वंस इन अ ईयर लिख रही है, तो रिस्क मैनेजमेंट कमिटी इज मीटिंग ट्वाइस इन अ ईयर. ओके सो व्हाट एल्स? Quorum of the meeting of risk management committee. Quorum ये भी 2021 वाला अमेंडमेंट ही है, हमने पहले भी देखा था. फुल पेज layout. The quorum for a meeting shall be either 2 members or 1/3 of the members of the committee, whichever is higher, and at least 1 director should be present. Because यहां पे सारे members directors नहीं है, तो बोलते हैं एक director तो मौजूद हो ही. तो this was new.
and the role and responsibilities of risk management committee, they will mandatorily include performance of some functions. इनको कई रोल दिया गया है जो कि शेड्यूल 2 के पार्ट डी में भी लिखा हुआ था. इज इट ओके? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस रेगुलेशन shall be applicable to top 1000 listed entities. Earlier it was 500. Earlier it was top 500. पर अब क्या लिख दिया है यहां पर? Top. Now it is applicable to top 1000 listed entities determined on the basis of market capitalization and a high value debt listed entity. इनको भी ये apply करेगा. So now it is applying to both these points. आपको मिले लैंग्वेज. पहले सिर्फ ये टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज को अप्लाई करता था. नाउ इट विल ऑल्सो अप्लाई टू अ हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी. दिस इज न्यू अराइवल. तो स्टूडेंट्स इसको यूजुअली भूल जाते हैं, पर अब आप नहीं भूलेंगे. इज इट ओके एवरीवन? यस सर. उसके बाद कुछ सिंपल चीजें और थी. दे विल हैव द पावर टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम any employee obtained. This is simple. ये सितंबर 21 में जुड़ा था, तो many books also have missed it. पर आपको पता चल गया that now risk management committee कहां कंपल्सरी है, टॉप 1000 में भी और हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी में भी. तो आज हम लोग सेबी लोडर के अमेंडमेंट्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं हमारे पुराने नोट्स में, एंड वी आर ऑब्जर्विंग वेरियस थिंग्स. चलिए, वेरी गुड. नाउ आफ्टर दिस, Now there are some other points also जो अभी हम लोग करने वाले हैं related party transactions को लेकर. Yes. Now related party transactions में amendments कहां आया है वो भी हम देखेंगे. सबसे पहले look here everyone, related party transactions. Now the listed entity will formulate a policy on materiality of related party transactions and on dealing with related party transactions. Okay. Including the limits duly approved by the board, and such policy will be reviewed by the board once every 3 years. यानी कि हर 3 साल में related party transactions के policy को review करना चाहिए. This is a policy on materiality of related party transactions. Full page. तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हम लोग पढ़ रहे थे कि पॉलिसी बनानी पड़ती है ऑन मटीरियलिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. सबसे पहले एक लाइन लिखो कि 9th नवंबर विथ इफेक्ट फ्रॉम 9th नवंबर 2021 सेबी के कुछ और अमेंडमेंट्स आए थे लोडर में. उनमें से कई अमेंडमेंट्स 2023 से लागू हैं. तो with effect from 9th November 2021, RP related party का definition has been expanded. Yes, related party का definition has been expanded. RPT का definition has been little expanded. यानी हो सकता है आप ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के संग नहीं कर रहे हैं, पर अगर ट्रांजैक्शन का बेनिफिट रिलेटेड पार्टी तक पहुंच रहा है तो वो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है. तो प्लीज नोट इट प्लीज. विथ effect on 9th November 2021, more amendments were incorporated. On 9th November 2021, more amendments were introduced in the definition of related party and related party transactions. लिखिए, on 9th November 2021, more amendments were brought to related party and related party transactions. और amendments introduce हुए थे 9 November 2021 को. हाँ, उनमें से कुछ 2023 से ऑफ कोर्स एप्लीकेबल है. तो यहां पे क्या लिखा है? लिस्टेड एंटिटी विल फॉर्मुलेट अ पॉलिसी. ये तो पहले भी होता था, ऑन द मटीरियलिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. ओके, तो लिस्टेड एंटिटी ऐसा ऐसा करेगा. पॉलिसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिव्यू करेगा एवरी 3 years. जो भी आरपीटी मटीरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के ऊपर इनकी पॉलिसी बनी हुई है, दैट विल बी रिव्यूड. यानी कि यहां पर अगर आप देखो, अगर मैं दूसरे नोट्स में लिखूं पॉलिसी ऑन मटीरियलिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, रिव्यू लिखो लाइंस बाय बोर्ड एवरी 3 years. पॉलिसी रिव्यूड बाय द बोर्ड एवरी 3 years. तो अगर मैं थ्योरी आता है कि सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस से रिलेटेड क्या पॉइंट्स हैं, तो एंटिटी एक पॉलिसी बनाएगी कि हमारे यहां ये ट्रांजैक्शंस मटेरियल माने जाते हैं.
और ये सी पॉलिसीज जो होंगी उनको बोर्ड रिव्यू करेगा एवरी 3 years एंड चेंज लाएगा, अपडेट करेगा रिव्यू करने के बाद। तो पॉज करके इन पॉइंट्स को पहले आप लिख लोगे अगर आप घर पर क्लास कर रहे हो। एक पॉज कर लेना घर पर और फिर लिख लो। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप इसको अनपैक मतलब अनपॉज कर लिए होंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, a transaction with a related party is material if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year. अच्छा चांस है गवर्नेंस के पेपर में, इन फाइनल्स एंड इन सीएस सेबी में तो डायरेक्ट आ जाता है, बस थ्योरी। गवर्नेंस पे इसके एप्लीकेशन बेस्ड केस स्टडीज पूछ लेगा 5 मार्क्स का कि ट्रांजैक्शन मटेरियल कब माना जाएगा। जो लोग पुराने सॉल्यूशंस पढ़ के जाते हैं ना, हम पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनके फिर आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि नया वाला डेटा है। मटेरियल कब माना जाएगा? अगर आपके क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शंस जो भी साल भर में हुए हैं, इफ इट एक्सीड्स रुपीज 1000 करोड़, if it exceeds rupees 1000 crores or okay 10% of annual consolidated turnover, language दिख रहा है, हाँ ठीक है बाद में कर ले, of annual consolidated turnover, यानी कि उस कंपनी के अगर कोई सब्सिडरीज एसोसिएट्स हैं सब जोड़कर, ओके, whichever is lower, ऐसे डेटाज हम लोग लॉ में बहुत बार देखते थे। ओके, फुल पेज करो, बच्चे का कॉपी कर लें, तब वो मटेरियल माना जाएगा। अ ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी एज पर फॉर लिस्टेड कंपनीज, मटेरियल कब माना जाता है? पढ़ के देखिए। Transaction will be material if the transaction to be entered individually with previous transaction exceeds 1000 rupees. Suppose आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, look at this. आपका related party transaction का वैल्यू सब मिला के हो रहा है 8000 करोड़। ओके, पक्का? ये चलो और दूसरा डेटा लेते हैं। आपके related transactions के वैल्यू हो रहे हैं सपोज 700 करोड़, ठीक है। And now they are saying if it exceeds lower of the two, suppose 10% of annual consolidated turnover, ये डेटा आपका आया है 10% निकालने के बाद आपका डेटा आया है 500 करोड़। So it is material or not? आप सोच के बताइए, मैं वेट करूंगा 1 मिनट। ये मटेरियल होगा अब या नहीं होगा? आप क्या इंटरप्रिटेशन किए हैं? साल भर में आपके जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको कलेक्टिवली जोड़कर आ रहा है 700 करोड़, और आप अभी नए डेटा के संग कंपेयर कर रहे हो दैट इट इज मटेरियल इफ द ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग अ ईयर एक्सीड्स लोअर ऑफ द 2000 करोड़ और 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर। सपोज 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर इज 500 करोड़। ओके, सो ये तुम्हारा 500 करोड़ है। तो अब इसमें क्या हो रहा है देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारा ये 500 करोड़ है, बट इसमें तुम्हारा इन दोनों में से लोअर क्या है? इन दोनों में से लोअर क्या है भाई? 500 करोड़, एंड योर आरपीटी ट्रांजैक्शन इज एक्सीडिंग 500 करोड़, सो यस इट इज मटेरियल। हो सकता है, प्लीज सुनो मेरी बात ध्यान से, हो सकता है ये 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर 1200 होता, तब तुम्हारा लोअर डेटा होता 1000। तो is 700 crores exceeding 1000 crores? No. Then it is not a material related party transaction. तो simple maths था कि मेरा transaction value if it exceeds lower of the two 1000 crores or 10% of annual consolidated turnover, तब ये देखना पड़ता है। बट इसी में एक चीज बात बोल दिया गया है। क्या बोल दिया गया था? कि अगर कोई रिलेटेड पार्टी को आप ब्रांडिंग या रॉयल्टी के लिए पेमेंट करते हैं तो मटीरियलिटी की लेवल अलग हो जाती है। इफ ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग अ ईयर इफ इट एक्सीड्स 5% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर, सिर्फ ये देखना है मुझे। ब्रांडिंग और लॉयल्टी के लिए अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को पेमेंट करते हैं देन दिस फिगर शुड बी सीन। तो ये एक अच्छा अमेंडमेंट आया है, इसलिए पुराने नोट्स के फिगर्स अलग हैं कि वहां सिर्फ 10% डायरेक्टली यूज होता था, बट नाउ द लैंग्वेज इज
1,000 crores or 10% of the annual consolidated turnover when it exceeds lower of the two में से जो फिगर आता है, जैसे मेरे केस में लोअर फिगर 500 था, तो my 700 crores is exceeding 500 crores. अगर 10% of consolidated turnover ही मेरा 1200 करोड़ होता, तब मेरा लोअर फिगर 1000 होता, and then I would have compared 7,000 and 700 and 1000 वाला डेटा. Is it okay? So all related party transactions will require prior approval. यानी कि जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, ओके, ऑल मटेरियल हो या नॉट मटेरियल हो, फुल पेज, तो प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी आ जाइए, प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी. और इस ऑडिट कमिटी में ऑफ कैसी ऑडिट कमिटी? ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, यानी कि यहां सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लोग ही से प्रेजेंट रहेंगे इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के लिए. क्या आप बोल रहे हैं सर? यस, सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वाली ऑडिट कमिटी रहेगी. ओके, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल आर मिसिंग दिस अमेंडमेंट. देयर इज अ हाई चांस इन एग्जाम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को लेकर रेगुलेशंस पूछेंगे, एंड यू विल बी नाउ ब्यूटीफुली एक्सप्लेनिंग दीज वर्ड्स. प्लीज अच्छे से कॉपी करो, यानी ले आउट वंस. फर्स्ट पॉइंट कि ये पहले भी था, लिस्टेड एंटिटी विल फॉर्मुलेट अ पॉलिसी ऑन मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. सेकंड पॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल रिव्यू सच मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पॉलिसी वंस इन एवरी 3 years एंड अपडेट. थर्ड पॉइंट, एज आई टोल्ड दैट नवंबर महीना में रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के डेफिनेशंस चेंज हुए हैं, लिमिट्स चेंज हुए हैं, दैट व्हेन इज अ ट्रांजैक्शन कंसिडर्ड टू बी अ मटेरियल आरपीटी इफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर related party transaction exceeds lower of the two, 1,000 crores or 10% of the annual consolidated turnover. अगर related party transaction कोई brand usage और royalty को लेके हुआ है तो सिंपल है, exceeding 5% of the annual consolidated turnover. देखो मिला. एंड यहां पे भी ऑल लिखा है, जितने भी आरपीटी ट्रांजैक्शंस और प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी लगेंगे, और वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही सिर्फ वोट करेंगे. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ऑडिट कमिटी और क्या करता है यहां पर? दे विल डिफाइन कि आखिर, जैसे बोलते हैं कि अगर कोई पॉलिसी बनने के बाद आप उसमें अगर चेंजेस लाते हैं, सब्सिक्वेंट मटेरियल मॉडिफिकेशंस अगर आप लेके आते हैं, बाद में कोई अगर मॉडिफिकेशंस आप लेके आते हैं, उसमें भी चाहिए. नाउ व्हाट इज मटेरियल मॉडिफिकेशन? वो ऑडिट कमिटी बताएगा. क्या चीज चेंज, बड़ी चेंज मानी जाती है यहां पर, वो ऑडिट कमिटी बताएगा. ओके, वो अपनी पॉलिसीज में भी वो सारे डिटेल्स दिए रहेंगे. पढ़ के देखिए प्लीज. श्योर एवरीवन? और उसी तरह ऑडिट कमिटी मटेरियल मॉडिफिकेशंस वर्ड को समझाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बी एंड सी में भी कुछ चेंजेस आया है कि इन केसेस में भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अगर होता है इस टाइप का जो भी आप देखोगे, इनमें भी प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी ट्रांजैक्शन लगेगा. ओके, अगर ऐसा फिगर क्रॉस हो रहा हो, और ये फिगर बहुत कुछ वैसा ही है जो आप ऑलरेडी देखे होंगे लाइफ में. इफ दिस हैपन्स, तो मैं आपको एक रीडिंग टाइम दूंगा. तो दीज आर ऑल न्यू थिंग्स जो इंसर्ट हुआ था, जो 1 अप्रैल 2022 से लागू होने वाला था. दिस जोन इज बेसिकली उस समय आ गया, बट इफेक्टिव इसका 1 अप्रैल 2022 से था. तो आई डोंट थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट ऊपर वाले जो पॉइंट्स थे कि कौन सी ऑडिट कमिटी अप्रूव करेगी जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हों, ओनली सारे मेंबर्स, एंड मटेरियल मॉडिफिकेशंस भी अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को होता है तो भी प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ओनली. और ये विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 वाला ही हम बाद में करेंगे. उसी तरह यहां पर भी जो पॉइंट्स आपको दिख रहा है, ये सब 1 अप्रैल 2022 वाले पॉइंट्स हैं. ओके, बाकी खास इसमें अब और बड़ा चेंजेस एज सच नहीं आया, बट कुछ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं यहां पर भी. जैसे कि यहां पर देखोगे आप, आई विल जस्ट शो इट टू यू. यस, all material related party transactions and subsequent material modifications will require prior approval of shareholders through resolution, yani prior SH. okay, prior SH भी लगता है ये सब चीजों में. prior word पहले नहीं था, but now the word prior has been inserted.
ये भी इफेक्टिव 1 अप्रैल 2022 से हुआ है. ओके. And no related party shall vote to approve such resolutions whether the entity is a related party to transaction or not. कोई भी related party cannot vote to approve such resolutions. Related party मतलब ये वाले जो resolutions होते हैं ना material related party वाले transactions, इसमें related party vote कर ही नहीं सकता है. पहले भी इसी टाइप का चीज था. This is a cosmetic change. Prior approval will not be required in some cases. अभी ऊपर पढ़ा हमने कि अगर देखो ऑडिट कमिटी वाला अप्रूवल हर आरपीटी में चाहिए, मटेरियल हो या ना मटेरियल हो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. बट शेयर होल्डर्स अप्रूवल सिर्फ मटेरियल आरपीटीज में चाहिए या सब्सिक्वेंट मटेरियल मॉडिफिकेशंस जो ऑडिट कमिटी डिसाइड करता है वो सब जब होता है तब. बट यहां पे लिखा हुआ है कभी कभी प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स नहीं लगेगा आपको. प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड इन सम केसेस. ये वाले पोर्शंस मैं आपको करवाऊंगा. सम केसेस प्रायर एसएच अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड. तो यानी अगर मैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के अमेंडमेंट्स या रेगुलेशन जो हाईली प्रोबेबल है, नंबर 1, the listed entity will have a policy, will formulate a policy on materiality of RP transactions. The board will review such policy. ये भी बात सही है. Once in 3 years, material RPT has been redefined. And 2 important takeaways that whenever there is a RPT now by listed entity, audit committees consent, and that audit committee where all members are independent directors only, they will decide, okay, and take the call that whether RPT transaction should be approved or not. Secondly, shareholders approval लगता है जब सिर्फ material RP transactions होता है या existing policy में material modifications होते हैं. Material modifications audit committee decide करेगा. ठीक है सर. ओके. आफ्टर दिस बाकी कई चीजें पहले वाली ही है, उनमें कोई खास टेंशन हमें नहीं है. ओके. द प्रोविजंस ऑफ 2, 3, 4 विल नॉट बी एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस. सर ये क्या मतलब है कि अगर ये टाइप के केसेस हो एसएच अप्रूवल नहीं चाहिए. व्हाट इज 2, 3, 4? ओ वेरी गुड. मतलब ना ऑडिट कमिटी वाला चीज चाहिए ना ओमनीबस अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए, यानी कि नाइदर एसी अप्रूवल ओके और एसएच अप्रूवल, कुछ भी नहीं चाहिएगा इन केसेस में. ट्रांजैक्शंस इंटर्ड इनटू बिटवीन 2 गवर्नमेंट कंपनीज, चाहे वो रिलेटेड पार्टी हो तो भी, या बिटवीन अ होल्डिंग कंपनी एंड इज 100% सब्सिडरी, जहां पर इनके अकाउंट्स कंसोलिडेट होते हैं और फिर शेयर होल्डर्स मीटिंग में पेश भी किए जाते हों, यहां पर नहीं चाहिए. या पॉइंट नंबर सी, ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बिटवीन 2 wholly owned subsidiaries of the listed holding company. ये क्या मतलब है मैं बताऊंगा. ये तो हो गया होल्डिंग कंपनी एंड 100% सब्सिडरी अगर उनके अकाउंट्स कंसोलिडेट होते हैं. ये हो गया गवर्नमेंट कंपनीज अगर आपस में रिलेटेड पार्टी हैं उनके बीच में. नाउ व्हाट इज द थर्ड वन दैट विल सी. तो नाइदर ऑडिट कमिटी अप्रूवल रिक्वायर्ड नॉर शेयर होल्डर्स अप्रूवल नॉर ऑमनीबस अप्रूवल, कुछ भी नहीं चाहिए इन सिचुएशंस में. अगर 2 गवर्नमेंट कंपनीज के बीच में हो रहा है या होल्डिंग एंड 100% सब्सिडरी में हो रहा है तो भी गवर्नमेंट नहीं चाहिए. एंड वो और एक पॉइंट कौन सी है, आई विल जस्ट शो इट टू यू. और एक पॉइंट ये वाली है जो थर्ड पॉइंट आपने देखा अभी अभी. एक लिस्टेड कंपनी के 200% सब्सिडरीज हैं और इन ऑरेंज इंक दिख रहा है, ऑरेंज इंक इनके बीच में हो रहा है, इनके बीच में हो रहा है आरपी ट्रांजैक्शन. तो इनके अकाउंट्स कंसोलिडेट होते हैं एंड कंसोलिडेटेड अकाउंट आर प्लेस्ड बिफोर द शेयर होल्डर्स एट द जनरल मीटिंग फॉर अप्रूवल. दोनों केस में कॉमन है, बट थर्ड पॉइंट इज एक्चुअली नॉट बिटवीन होल्डिंग एंड 100% सब्सिडरी, इट इज बिटवीन 200% सब्सिडरीज ऑफ द सेम लिस्टेड होल्डिंग कंपनी. तो एक सेकेंड में वहीं पे ड्रॉ कर देता हूं, बेटर होगा. जो पहला मेरा डायग्राम था में 2 फाइल्स है कि एक लिस्टेड कंपनी है, उसके 200% सब्सिडरीज हैं, इनके बीच में जब आरपीटी होता है वो एग्जेम्प्टेड है अगर अकाउंट्स इनके कंसोलिडेटेड होते हैं एंड फिर प्लेस होते हैं वो अकाउंट्स, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स एट द जनरल मीटिंग. आपको पता ही है सेक्शन 129 में कंपनीज एक्ट में पढ़ते. इस सिचुएशन में स्टार्ट रीडिंग एवरीवन. और हर साल लिस्टेड एंटिटी को डिस्क्लोजर्स ऑफ आरपी ट्रांजैक्शंस पब्लिश करना पड़ता है.
जो फॉर्मेट से भी बताएगा अपने वेबसाइट पर भी फुल पेज पर कहां कहां हमें ऑडिट कमिटी अप्रूवल या शेयर होल्डर्स अप्रूवल नहीं चाहिए। गवर्नेंस पेपर में केस स्टडी बन के आएगा कि आपको लगेगा रे शेयर होल्डर्स अप्रूवल नहीं लिया, मटेरियल हो रहा था तो भी, पर वो इस टाइप के केसेस होंगे लिस्टेड होल्डिंग एंड 100% सब्सिडरी या 200% सब्सिडरीज के बीच में ऑफ जो सेम लिस्टेड होल्डिंग कंपनी के सब्सिडरीज हैं। सो स्टार्ट ऑब्जर्विंग एवरीवन। कॉपी कर रहे हो, अलग अलग इंक लगाओ, मैं 10 सेकंड वेट करता हूं। सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट अ क्वेश्चन ऑन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अमेंडमेंट्स। Okay, very good. So now we move forward. The high value debt listed entity will submit such disclosures along with standard financial results for the half year. अपने related party transactions के details half yearly भी submit करेगा अगर आप high value debt listed entity हैं. The listed entity will make disclosures every 6 months. Okay. और एक चेंज क्या किया, एवरी 6 months लिस्टेड एंटिटी डिस्क्लोजर्स करेगा विद इन 15 days फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ इट्स स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ये क्या चीज के डिस्क्लोजर्स कर रहा है, डिस्क्लोजर्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोजर करेगा, अपने वेबसाइट पे डिस्क्लोजर करेगा, और ये डिस्क्लोजर्स अब हाफ ईयरली हो गया है। ओके, विद इन 15 days फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ इट्स रिजल्ट्स। प्रोवाइडेड फर्दर the listed entity shall make disclosures every 6 months on the date of publication of a standalone and consolidated financial results with effect from 1st April 2023। तो एक बार जो आपके पुराने इंस्टीट्यूट के नोट्स थे वहां पर लिस्टेड एंटिटी के बारे में जब हम लोग डिस्क्लोजर्स पढ़ते थे लिखा था विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। इफ यू सी दिस लाइंस, उनको स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोजर्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस सबमिट करना पड़ता था विद इन 30 days। इंस्टीट्यूट के मैट में ये लिखा था। सर हमें अब क्या लिखना है एग्जाम में, अब आपको एग्जाम में लिखना है इट इज नॉट 30 days बट विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। ये अब विद इन 15 days हो गया है। हर हाफ ईयरली का जब भी आप स्टैंड अलोन या कंसोलिडेटेड सबमिट करते हैं उसके 15 दिन के अंदर आपको ये करना पड़ता है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो दिस इज नाउ डन विद इन 15 days। चेक कर लीजिए प्लीज। तो आपके नोट्स में भी करेक्शन करिए, मैं एक मार्क्ड पीडीएफ भी भेज दूंगा आपको। सो दिस इज रियली रियली इंटरेस्टिंग अबाउट द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो हम लोग रेगुलेशन 23 पर अभी यहां पर बहुत कुछ डिस्कस कर रहे थे। कई पैराग्राफ्स मैंने टच नहीं किया बिकॉज वो सेम है जो पहले भी थे, जो आपने कभी पहले भी मेरे से कंपनी लॉ में भी पढ़ा होगा ऑडिट कमेटी पढ़ने के समय, कि ऑडिट कमेटी में ग्रांट ओमनीबस अप्रूवल, बार बार रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए अप्रूवल लेने मत आओ। ओमनीबस अप्रूवल के लिए क्राइटेरिया ऑडिट कमेटी ले डाउन कर देता है अपने पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, स्पेशली फॉर ट्रांजैक्शंस विच आर रेपिटेटिव इन नेचर, वहां के लिए। ओके, और ये वो देखेगा ऑडिट कमेटी की इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी कहीं नुकसान में तो नहीं आ रहा है इस टाइप के ओमनीबस अप्रूवल से, कहीं कंपनी कुछ धोखा तो नहीं दे रहा है शेयर होल्डर्स को।
और जब भी हम इस टाइप का ओमनीबस अप्रूवल कि बार बार अप्रूवल के लिए नहीं आ रहा है, साल में इस पार्टी के संग तुम इतने रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर लो, क्योंकि ये होता रहता है तुम्हारा. द नेम ऑफ द पार्टी इज ऑल्सो मेंशन, द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, पीरियड, मैक्सिमम अमाउंट शैल बी एंटर्ड इनटू, and where the need for related party transaction cannot be foreseen and details are not available, the value may not exceed 1 crore per transaction. यानी कि 1 करोड़ एक ट्रांजैक्शन के लिए तक ओमनीबस अप्रूवल फिर भी दिया जा सकता है. An audit committee will at least on quarterly basis the details of related party transactions pursuant to omnibus approval. अब देखो हमने omnibus approval दे दिया आपको, ये related party transaction के साथ अब कर लीजिएगा. मैक्सिमम 1 करोड़ 1 पर ट्रांजैक्शन, पर उस पर भी हमें एक क्वार्टरली नजर रखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा कि जो जो आप ओमनीबस ट्रांजैक्शंस एंटर किए हैं इसमें कुछ गलत तो नहीं हुआ है. और ये जो ओमनीबस ट्रांजैक्शन है दिस इज वैलिड फॉर 1 ईयर, और फिर 1 साल बाद आपको फिर से इसको फ्रेश अप्रूवल लगता है. तो दिस इज समथिंग न्यू, मतलब नॉट न्यू, मतलब आप भूल जाते हैं इसको पढ़ना. क्वार्टरली बेसिस पे हमें ओमनीबस ट्रांजैक्शंस के तहत जो हमने एंटर किया है दैट हैज टू बी रिव्यूड. और ये जो ओमनीबस अप्रूवल्स हैं दे आर वैलिड फॉर 1 ईयर. सो सर इतना कुछ है पढ़ने को? यस, बहुत कुछ है. तो हम लोग ये सारी चीजों को जल्दी से अभी नोट डाउन कर लेंगे. इफ यू हैव मिस्ड इट अर्लियर, सर मेरा पहले भी किया हुआ है, फिर से नजर डाल लोगे. सो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस मेरे हिसाब से सबसे हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन है आपके आने वाले टर्म में. फुल पेज. ओके, लेआउट. तो रिलेटेड पार्टी में बेसिकली अमेंडमेंट्स इनके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के डेफिनेशंस में आया था, इन फिगर्स में आया था जो मैंने आपको बताया. ये ऑलरेडी मैंने लास्ट अमेंडमेंट में भी डिस्कस किया था, अदरवाइज आई हैव डन इट अगेन, दैट प्रायर अप्रूवल हर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में चाहिए. शेयर होल्डर्स अप्रूवल लिस्टेड एंटिटी के लिए लोडर नहीं बोल रहा था, हर ट्रांजैक्शन के लिए. कंपनीज एक्ट में बोलते हैं जब कोई फिगर्स क्रॉस होता है, पर सेबी एलओडीआर में प्रायर एसएच अप्रूवल कब चाहिए? जब ट्रांजैक्शंस आपके मटेरियल हो या कोई मटेरियल मॉडिफिकेशंस आप ला रहे हो अपने ट्रांजैक्शन में, और यहां रिलेटेड पार्टी वोट्स नहीं कर सकते. ओमनीबस अप्रूवल आपको 1 साल के लिए मिल जाता है, ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स उसमें लिखे रहते हैं रेजोल्यूशन में. एंड रिमेंबर दैट क्वार्टरली बेसिस पे डिटेल्स ऑफ आरपी ट्रांजैक्शंस आपको इस तरह रिव्यू भी करवाना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट, ये नाइदर ऑडिट कमिटी अप्रूवल नॉर शेयर होल्डर्स अप्रूवल, नथिंग इज अवेलेबल. कब अवेलेबल नहीं है? 2 गवर्नमेंट कंपनीज के बीच में हो रहा है, अवेलेबल नहीं है. होल्डिंग एंड 100% सब्सिडरी के बीच में हो रहा है, अवेलेबल नहीं है. नहीं चाहिए आपको, मतलब ये सब अप्रूवल्स नहीं चाहिए रिलेटेड पार्टी होने के बावजूद. या 100% सब्सिडरीज है लिस्टेड होल्डिंग कंपनी के, 2 100% सब्सिडरीज है उनके बीच में हो रहा है, नहीं चाहिए. अगर उनके अकाउंट्स कंसोलिडेटेड होते हैं, शेयर होल्डर्स को हम पेश करते हैं फॉर अप्रूवल. नाउ लिस्टेड कंपनी को डिस्क्लोजर्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस सबमिट करना पड़ता है और वेबसाइट पे देना पड़ता है. इवन हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी, ये वर्ड आज बार पहले भी यूज हुआ था, उनको भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं विद इट्स स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द हाफ ईयर. और लिस्टेड कंपनी को विद इन 15 डेज देना पड़ता है. पहले ये 30 डेज हुआ करता था फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स. डिड यू गेट ऑल ऑफ दीज? हम लोग आरपी ट्रांजैक्शन में फिर से आएंगे क्योंकि कुछ पैराग्राफ्स मैंने भी छोड़ रखा है, बट अभी ब्रॉडली आपको पता चल गया कि व्हाट आर दी अमेंडमेंट्स. ओके, उसके बाद आप देखोगे एक रेगुलेशन 24 हुआ करता था कि 1 independent directors on the board of directors of the listed entity shall be a director on the board of listed entity. का एक डायरेक्टर उनके अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी पर भी बैठेगा, वेदर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और नॉट. यहां का एक लिस्टेड एंटिटी का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहां भी बैठेगा. और यहां पर मटेरियल सब्सिडरी का डेफिनेशन कुछ और है. मतलब यहां पर मटेरियल सब्सिडरी का डेफिनेशन जब आपकी इनकम या नेटवर्थ एक्सीड करती है
20% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम या कंसोलिडेटेड नेटवर्थ ऑफ द प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर, मटेरियल सब्सिडरी का यहां पर जब डेफिनेशन एक्सीड करता है 20% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम और कंसोलिडेटेड नेटवर्थ, इज इट फाइन एवरीवन? पक्का? क्योंकि रेगुलेशन 16 में, पीछे अगर हम जाएं, रेगुलेशन 16 जब पढ़ते थे वहां पर डेफिनेशन मटेरियल सब्सिडरी का कुछ और था. इफ यू रिमेंबर रेगुलेशन 16 नॉर्मली वी से मटेरियल सब्सिडरी का डेफिनेशन कुछ और है. सब्सिडरी मटेरियल सब्सिडरी के दो डेफिनेशंस हैं. तो यहां पर लिखा है लिस्टेड एंटिटी एक फॉर्मुलेट करेगा पॉलिसी फॉर डिटर्मिनिंग मटेरियल सब्सिडरी. तो मटेरियल सब्सिडरी या नॉर्मली क्या होता है, सब्सिडरी हुज इनकम और नेटवर्थ एक्सीड्स 10%. बट उस रेगुलेशन के लिए जो अभी हम पढ़ रहे थे कि हमारा एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी पे बैठेगा, वहां के लिए जो हमने देखा दैट इज एक्सीडिंग 20%. ये मैंने पहले भी आपको बताया था, ये चेंज एज सच नहीं है. इसमें 0.5 एक नया जुड़ा था, लिस्टेड एंटिटी विल नॉट सेल इट्स शेयर्स इन मटेरियल सब्सिडरी, जिसके कारण उसके शेयर होल्डिंग उस मटेरियल सब्सिडरी में कम हो जाए, लेस देन और इक्वल टू 50% भी नहीं हो सकते, क्योंकि फिर वो सब्सिडरी नहीं रहेगा. और सीज द कंट्रोल, तो आप शेयर्स मत बेचिएगा जिसके कारण आपका होल्डिंग कम हो जाए उस मटेरियल सब्सिडरी में, लेस देन या इक्वल टू 50 भी नहीं होना चाहिए, या आपका कंट्रोल खत्म हो जाए. तो ये पहले भी था, इक्वल टू वर्ड बस एक नया जुड़ा है. सो नथिंग टेक्निकल एज सच. ओके, सेक्रेटरियल ऑडिट. सेक्रेटरियल ऑडिट में एक मई 2021 में रेगुलेशन 24A में क्लॉज था, एवरी लिस्टेड कंपनी विल सबमिट अ सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट. सेक्रेटरियल ऑडिट हुआ है टू द स्टॉक एक्सचेंज. एक तो एनुअल रिपोर्ट के साथ देता ही है, और विद इन 60 डेज सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट इनका जाएगा. विद इन 60 डेज, लैंग्वेज मिल रहा है आपको? जस्ट अ सेकेंड. विद इन 60 डेज ऑफ द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर. तो ये एक नया चीज जुड़ा है यहां पर. दिस इज 135, ये बाद में इंसर्ट हुआ था. That every listed entity will submit a secretarial compliance report. कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस अलग था, कंप्लायंस सर्टिफिकेट ऑन शेयर ट्रांसफर अलग चीज था. हर कंप्लायंस रिपोर्ट में आप वो विद इन 21 डेज मत करके आना. ये सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंजेस को जाएगा विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर. सो दिस इज समथिंग न्यू. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विच कंप्लायंस रिपोर्ट और विच कंप्लायंस सर्टिफिकेट इज फाइल्ड. ठीक है सर? तो ये एक नया चीज है, वी विल नॉट मिस दिस ऑल्सो. ऐसे और छोटे छोटे चीजें यहां पर हो रही थी. ये मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली रिक्वायरमेंट आपको पहले से बता दी, विद इन 21 डेज हो चुका था. सो इस टाइप से और भी चेंजेस हैं, मैं भी रिकॉर्ड करूंगा ब्रेक के बाद या अगले दिन. ओके, तो हम लोग एक ब्रेक के बाद मिल रहे हैं फिर से. तो उसी तरह सेबी लोडर रेगुलेशंस के मेन अमेंडमेंट्स में आपको दिखलाना चाह रहा था कि कहां कहां चेंजेस आए हैं. 2021 में बहुत चेंजेस थे, एंड नवंबर 2021 में भी चेंजेस थे, जिसमें से कुछ 1 अप्रैल 2022 से लागू हैं, कुछ 1 अप्रैल 2023 से लागू हैं. नाउ लुक हियर, ये जो रेगुलेशन नंबर 29 है, इसमें एज सच कोई चेंज, बड़ा चेंज नहीं हुआ. इट्स ऑल द सेम व्हाट यू हैव डन विथ मी अर्लियर. तो पुराना जो आपने क्लास किया उसी में हल्के फुल्के चेंजेस हैं. वी हैव नॉट मेड मेगा चेंजेस, हमने कोई पूरे नोट्स चेंज नहीं कर दिए. इट्स ऑलमोस्ट द सेम. मैं अभी बेयर एक्ट के पोर्शन को यूज कर रहा हूं, वो अलग चीज है. तो ऐसे छोटे मोटे मेन चेंज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, उस पे मैं फिर से अलग से क्लास लूंगा. इस वीडियो में मैंने चेंजेस को आपके सामने सारा ला दिया है, बट आरपी ट्रांजैक्शंस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दिस इज अनदर चेंज कि अगर आप कोई, रेगुलेशन 32 है, पैसा उठाते हैं कि हम इस आईपीओ में इस प्रोजेक्ट के लिए यूज करेंगे, पर उस पर्पस को आप चेंज कर देते हैं, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन एंड वेरिएशन देना पड़ता है, और एक स्टेटमेंट हमें जमा देना पड़ता है क्वार्टरली बेसिस पे फॉर पब्लिक इशू, राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू, कि जो प्रोसीड्स हम लाए थे और उसमें से हमने अगर चेंजेस कर रहे हैं, वी हैव टू गिव इट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस. तो ये पहले भी था, अभी भी है.
क्वार्टरली बेसिस के उसमें था। अब चेंज क्या आया है, वेयर लिस्टेड कंपनी इज अपॉइंटेड अ मॉनिटरिंग एजेंसी टू मॉनिटर द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स, they will submit to the stock exchange any comments or report received from the monitoring agency। यानी मॉनिटरिंग एजेंसी के रिपोर्ट्स जो हैं, मॉनिटरिंग एजेंसी के रिपोर्ट्स, अब टाइमलाइन आ गया है, पहले था कि क्वार्टरली जमा देना है, बट नाउ द टाइमलाइन इज देयर, मॉनिटरिंग एजेंसीज रिपोर्ट इज गिवन विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सर ये कहां लिखा हुआ मिलता था, आई विल जस्ट शो इट टू यू। ये जो आप चार्ट अपने बुक से पढ़ते थे, या मैं भी आपको भेज दूंगा अगर आप नहीं पढ़ते थे, पहले कभी नहीं पढ़ा आपने, ये देखो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन एंड वेरिएशंस में आप इस टाइप के क्वार्टरली बेसिस पे लिस्टेड एंटिटी पहले भी जमा देते थे, बट नाउ व्हाट हैपन, विद इन 45 days from quarter, monitoring agency's report is submitted every quarter। तो ये एक नया चीज आया है, ओ यहां पर है, तो इट्स रिटन आई एम सॉरी, इन दिस न्यू चार्ट इट्स रिटन मॉनिटरी एजेंसी की रिपोर्ट आपको हर क्वार्टर के 45 डेज के अंदर मतलब देते रहना पड़ेगा। दिस इज ऑलरेडी देयर, और ये लिखा हुआ भी है, विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर द मॉनिटरिंग एजेंसीज रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड। तो ये चेक कर लेना आपके नोट्स में है या नहीं है। नेक्स्ट मैं वापस जाता हूं ओरिजिनल एस्पेक्ट पे। ये सब क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स रेगुलेशन 33, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जो आपने पहले पढ़ा था सब सही है। नाउ इसमें भी कोई चेंज नहीं है, पर वापस हम लोग, हाँ ये रेगुलेशन 34 में कुछ चेंजेस दिखने को आता है, पहले भी था ये, इसमें कोई चेंज नहीं है, मैं जस्ट रीड आउट कर रहा हूं। लिस्टेड कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को और वेबसाइट में अपने पब्लिश कर देना चाहिए एनुअल रिपोर्ट जो शेयर होल्डर्स को भेजता है अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ एजीएम, वो अपने वेबसाइट में भी दे दे, स्टॉक एक्सचेंज को भी जमा दे दे। कब जमा दे, बोलते हैं कि नॉट लेटर देन द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच टू शेयर होल्डर्स, यानी कि बिफोर डिस्पैचिंग शेयर होल्डर्स आपको ये स्टॉक एक्सचेंज को जमा दे देना चाहिए, बिफोर डिस्पैचिंग टू शेयर होल्डर्स। ओके, पहले कुछ और होता था, पर ये लैंग्वेज चेक कर लो, बिफोर डिस्पैचिंग शेयर होल्डर्स आप ये स्टॉक एक्सचेंज को और वेबसाइट में भी डाल दें। चेंज क्या आया था 2021 में, कि पहले था कि टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनको बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट जमा देना पड़ता था, जिसमें लिस्टेड कंपनी जो इनिशिएटिव्स एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से लेती थी, एक फॉर्मेट जो सेबी बताता था उसके अनुसार जमा देना पड़ता था। अब बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट कॉन्सेप्ट हट गया 2022-23 से। टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज, 500 की जगह 1000 है, they will submit business responsibility and sustainability report एक फॉर्मेट में। रिपोर्ट का नाम चेंज हुआ है, more companies have been governed। पहले टॉप 500 होता था, now it is टॉप क्या लिखा हुआ है यहां पर, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो जो भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, now they have to give business responsibility and sustainability report। वो अभी भी वो initiatives ही बताएंगे, environmental, social and governance, but top 1000 listed entities have to file it every year। they have to file this report in the format which has been specified। ये ABCD annual report के अंदर ये रहेगा। so annual report will also contain audited financial statements, consolidated financial statement, cash flow statement, boards report, management discussion analysis report and business responsibility and sustainability report भी रहेगा आपसे। Provided further that remaining listed entities including entities which have listed on SME exchange में voluntarily submit such reports, चाहे तो voluntarily दे सकते हैं। तो यहां पर और कुछ बड़ा चेंजेस नहीं है। तो एनुअल रिपोर्ट में बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आया था। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी भी टॉप 1000 हो गया, एंड उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में एक और वर्ड आज हम लोगों ने देखा था पढ़ते पढ़ते, इफ आई शो इट टू यू अगेन, ये बहुत लोग भूलेंगे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का ये नया वर्ड कहां पर है, इसके पहले था शायद, हाई वैल्यू डेट, कहां था वो शब्द, देखो फिर से, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी किस किस को देना पड़ता, बनाना पड़ता है आजकल, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी को भी, अ हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी हैज बीन अ न्यू अराइवल। हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी को भी लिस्टेड ये जमा देना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी बनाना पड़ता है।
ओके सर, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी देखे हैं यहाँ पर. एंड व्हाट एल्स, और कोई बड़ा चेंज यहाँ पर नहीं है. वॉट एवर वी हैव डन अर्लियर वो सब सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं यहाँ पर. रिकॉर्ड डेट भी इन्फॉर्म करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंजेस को ये चीज़ों में, और उनके रिकॉर्ड डेट्स के टाइमलाइंस भी दिए हुए थे. नाउ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी पहले एनुअल रिपोर्ट में देना पड़ता था, अब वेब लिंक देना पड़ता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी का. टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज अपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज का वेब लिंक बस देते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस रेगुलेशन 44 में कि जब भी ई वोटिंग का कोई रिजल्ट आता है पहले विद इन 48 आवर्स जमा देना पड़ता था. नाउ इट इज विद इन 2 वर्किंग डेज. 2 वर्किंग डेज हो गया है. चेक कर लेना ई वोटिंग के जो रिजल्ट्स हम स्टॉक एक्सचेंज को जमा देते थे इंस्टेड ऑफ 48 आवर्स. तो टेंशन में आने की दरकार नहीं है. जहां जहां चेंजेस था मैंने इनकॉर्पोरेट करवा दिया है. सो देयर इज नो नीड टू बी टेंस्ड कि एज सच की पूरा सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस चेंज हो गया, कोई ने फैला दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. हाँ, ये मैं बोलूंगा कि गवर्नेंस पेपर फाइनल्स के लिए स्पेशली आने वाले टर्म्स में बी इन दिस टर्म यू मे नॉट गेट द क्वेश्चंस, बट आफ्टर फ्यू टर्म्स आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन से. जहां सेक्शन 2 शुरू हुआ है, पीडीएफ मेरे से मंगवा लीजिएगा. रिलेटेड पार्टी ये सेबी के साइट से लिया गया. रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन पहले क्या था कि जो कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन दिया हुआ है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो डेफिनेशन दिया है वो अभी भी है. उसके अलावा दे विल बी डीम्ड टू बी अ रिलेटेड पार्टी एनी पर्सन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप. अगर आप प्रमोटर ग्रुप के पार्ट हैं, ओके, और एनी पर्सन होल्डिंग इक्विटी शेयर्स और ग्रेटर देन इक्वल टू 20% इक्विटी शेयर्स. मतलब कि पहले क्या था, प्रमोटर ग्रुप के पार्ट होने से आप ऑटोमेटिकली रिलेटेड पार्टी नहीं बनते थे, एंड था शेयर होल्डिंग, पर अब वो हटा दिया. अगर प्रमोटर ग्रुप के पार्ट है चाहे शेयर होल्डिंग कम भी हो, बट वंस यू आर अ पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप यू आर अ रिलेटेड पार्टी. और एक पॉइंट क्या पता चला, इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप बट इफ योर इक्विटी होल्डिंग इज 20% और मोर, और 2023 से होने वाला है हो गया 10% और मोर, तो भी चाहे आप प्रमोटर ग्रुप के पार्ट नहीं है बट शेयर होल्डिंग एक लेवल को क्रॉस कर रही है तो आप रिलेटेड पार्टी है. और ये जो शेयर होल्डिंग का जो लिमिट्स है 20 या 10, ये देखने के समय ये आपकी डायरेक्ट होल्डिंग हो सकती है या आप बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हो, जो सेक्शन 89 में हम लोग पढ़ते हैं. एसबीओ नहीं बोला मैंने, यानी बेनिफिट्स आप ही पा रहे हो चाहे रजिस्टर्ड कोई और के नाम पर हो. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर पिछले साल में, रिमेंबर पिछला साल का देखेंगे, इस साल का मुझे मतलब नहीं, अगर पिछले साल में अगर ऐसा ऐसा हुआ हो तो आप इस बार रिलेटेड पार्टी हैं. लैंग्वेज चेक कर लीजिएगा. तो ये एक नया चीज आया है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. फुल पेज. तो रिलेटेड पार्टी का ये डेफिनेशन आपने देखा, दैट व्हाट इज रिलेटेड पार्टी, वेरी इंटरेस्टिंग. कंपनीज एक्ट वाला डेफिनेशन तो है ही, बट इफ यू आर पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप यू आर अ रिलेटेड पार्टी. इफ योर शेयर होल्डिंग इज ग्रेटर देन सो एंड सो डायरेक्टली और बेनिफिशियल इंटरेस्ट वाइज इन द प्रीसीडिंग ईयर यू आर अ रिलेटेड पार्टी. नाउ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन के लिए मैं एक अलग क्लास लूंगा, जो मुझे लग रहा है आपके टर्म के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बेसिकली इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर दिसंबर 2022, 23, 4 के लिए इंपॉर्टेंट था. जो बच्चे जून 2022 के लिए दे रहे थे उनके लिए ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन जो रिसेंटली अभी बहुत बड़ा चेंज हुआ है, दैट वाज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर जून 2022. बट स्टिल आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड इट, मतलब रिकॉर्डिंग है ऑलरेडी, मैं आपको वो भी भेज दूंगा. नाउ इतने सारे चीजों को करने के बाद if I see the institute's markings, now देखो ये
एक बार हम लोग वापस चेक कर लेते हैं। वन टाइम कंप्लायंस के अंदर CS वाली बातें आ रही हैं। एक शेयर ट्रांसफर एजेंट हमें अपॉइंट करना पड़ता है अगर हमारे नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स एक्सीड्स 1 लाख। ओके, और हर कंपनी का एक पॉलिसी होना चाहिए फॉर प्रेजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये सब वन टाइम कंप्लायंसेस के ऊपर अगर क्वेश्चन आते हैं, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज। इज इट ओके? चेक कर लीजिए। ठीक है सर। क्वार्टरली कंप्लायंसेस में देखो सबके बुक में ये चीज आ गया है ना, 21 डेज वाला चेंज। कई लोग के बुक्स में ये नहीं आया है, तो पॉज कर लेना वापस से एंड चेक कर लेना, बाकी सब सेम है। एडवर्टीजमेंट इन न्यूज पेपर्स और ये सब दिख रहा है, ये सब क्वार्टरली है। इन्वेस्टर कंप्लेन, क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट। अच्छा, वन टाइम कंप्लायंस में मेरे ख्याल से एक और पॉइंट देखा है मैंने, सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट। आज ही पढ़ा था हम लोगों ने। सेक्रेटरियल ऑडिट के नीचे एक पैराग्राफ इंसर्ट हुआ है, सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट। आई विल जस्ट शो इट टू यू। वो भी वन टाइम कंप्लायंस के अंदर आएगा। जिन कंपनीज के लिए सेक्रेटरियल ऑडिट, ऑफ कोर्स लिस्टेड कंपनीज के लिए तो कंपलसरी होता ही है। सो दिस शुड आल्सो कम as a part of secretarial compliance report. एक सेकेंड। Every listed entity will submit a secretarial compliance report within 60 days from the end of each financial year. So ये कब जुड़ा था? This was inserted, नंबर दिया हुआ इसका, कोडिंग दिया हुआ 135, डेट 5/5/2021 को जुड़ा था। That is secretarial compliance report within 60 days from end of financial year. So this is another annual compliance जो हमें ध्यान में रखना है। 24A, रेगुलेशन 24A, just a second, रेगुलेशन 24A। ये वन टाइम कंप्लायंसेस हैं जो हर साल होते हैं। इसी तरह वन टाइम कंप्लायंसेस में और भी कुछ चीजें आ सकती हैं कि एनुअल रिपोर्ट में जो एक अमेंडमेंट है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज के लिए जुड़ेगा। हाफ ईयरली कंप्लायंसेस में रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स वाली जो बातें थी, ये 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपको? आई विल जस्ट रीड इट आउट फॉर यू। फर्स्ट अप्रैल 2022 से रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर्स जो हैं विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द हाफ ईयर। ओके, और यहीं पर एक लाइन और लिख लो, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, पता है क्या होने वाले? गजब होने वाले। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 आरपी डिस्क्लोजर्स में लिखो, ये तो 15 डेज है ही अभी हाफ ईयरली कंप्लायंसेस वाले चीजों में, एंड बाद में क्या होने वाला है? simultaneously on the date of publication of financial results, on the date of publication of financial results। अभी तो हाफ ईयरली हो रहा है 15 दिन के अंदर, ये 30 को 15 कर दिया गया था नवंबर 2021 में, और 2023 से साइमल्टेनियसली होगा ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स। पढ़ के देखिए। और अगर हाई वैल्यू डेट लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, एंटिटीज हैं, तो अलोंग विथ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपको ये करना पड़ता है या कंप्लाई करना पड़ता है टिल 31 मार्च 2023। पहले ये लिख लीजिए, ईयरली रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर्स। ये क्या डिस्क्लोजर्स की बातें हो रही हैं? रिलेटेड पार्टी का जो डिस्क्लोजर्स करना पड़ता है 23 सब रेगुलेशन 9 के अंदर, ये इतने टाइम के अंदर हाफ ईयरली करना पड़ता है। फिर बाद में बोलते हैं साइमल्टेनियसली हो जाएगा, और कभी कभी कुछ और टाइम भी दिया हुआ है, तो ये भी हम लोग चेक कर लेंगे। नाउ कंप्लायंस सर्टिफिकेट, ये कौन सा कंप्लायंस सर्टिफिकेट है? रेगुलेशन 7 का, कि शेयर ट्रांसफर और के काम सब ठीक से हो रहे हैं, कि उसका कंप्लायंस सर्टिफिकेट है।
ये ईयरली कंप्लायंसेस के और भी पॉइंट्स हैं यहां पर। लोगों को डिस्पैच करने के पहले सबको भेजो। ये सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको। ये भी कुछ शेयर ट्रांसफर से रिलेटेड पॉइंट है। कुछ इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस भी यहां पर दिए हुए हैं, कितने दिन पहले ये सब हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न और ये सब बाकी पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम है। नो नॉट मच चेंज विच वी कैन सी हियर। और इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स जो लिस्टेड कंपनी जमा देगी स्टॉक एक्सचेंज को XBRL फॉर्म में जमा देगी। पढ़ के देखिए प्लीज एक बार। ये इंस्टीट्यूट के इसी पेज का अंश है जो हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, फुल पेज। एंड वन मोर फुल पेज वंस। एक लास्ट पोर्शन हम लोग रेगुलेशन 40 के इसमें जा रहे हैं 9 नंबर पॉइंट पर। ये भी एक एनुअल कंप्लायंस का पार्ट है दैट शेयर ट्रांसफर एजेंट्स एक सर्टिफिकेट लेके आएंगे प्रैक्टिसिंग CS से। पहले ये सर्टिफिकेट साल में 2 बार जाता था, अब ये विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर की सारे सर्टिफिकेट्स, कोई सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स हम लोग इशू कर दिए। जब भी कोई हमारे पास एप्लीकेशन आया है, विद इन 30 डेज वी हैव इशूड ऑल टाइप्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स। तो अगर मैं एनुअल कंप्लायंसेस का लिस्ट यहां पर देख रहा हूं तो 40 का पॉइंट नंबर 9 भी मेरे एनुअल कंप्लायंस के लिस्ट में आना चाहिए। एनुअल है ना, विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये भी चेक कर लेना। पहले ये हाफ ईयरली के अंदर आता था। पहले ये जो सर्टिफिकेट है ये हाफ ईयरली आप 2 बार जमा देते थे, बट नाउ इट इज विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओके, पढ़ के देखिए प्लीज। पहले साल में 2 बार ऐसा सर्टिफिकेट जाता था। ट्रांसफर की सिक्योरिटी सर्टिफिकेट हम टाइम से दे देते हैं, but now it is once in a year. तो I would say layout once कि ये चार्ट जरूर अच्छे से देख के जाना चाहिए। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी PDF आपके ग्रुप्स में भेज रहा हूं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दे रहा हूं। दिस चार्ट इज अमेंडेड वन एज पर दिस क्लास। और इस चार्ट में जो चीजें हैं वो मिस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अगर सेबी LODR को आप अच्छे से करना चाहते हो। आंसर और कौन सा चीज मिस नहीं होना चाहिए? आई वुड से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का रेगुलेशन। आफ्टर दैट योर रेगुलेशन नंबर 33 फाइनेंशियल रिजल्ट्स का जो क्वार्टरली पब्लिकेशन होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीक्लासिफिकेशन ऑफ प्रमोटर एज पब्लिक होल्डिंग या वाइसी वर्सा, दैट ओल्ड वाला है पर वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड 17 से लेकर 27 तक वुमेन डायरेक्टर कहां क्या होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होंगे, वहां से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो दिस विल सर्व द पर्पस ऑफ योर अमेंडमेंट्स एंड योर सेबी लोडर रेगुलेशंस। थैंक यू सो मच।